पिछली वीडियो में हमने इंटरफेस को डिटेल में पढ़ा था। G1 फेज, S फेज और G2 फेज में क्या क्या होता है वो हमने देखा था और जाना था कि G2 फेज से जब सेल M फेज में आता है तो उसे चेक पॉइंट पर चेक करके M फेज में एंट्री दी जाती है। अब M फेज में होता है एक्चुअल सेल डिवीजन। M फेज सेल साइकिल की सबसे ड्रामेटिक फेज है। यहीं पर सारे के सारे सेल्यूलर रीऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। और हाँ, पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है कि माइटोसिस यूजुअली टेक्स 1 to 2 आवर्स ऑफ द टोटल सेल साइकिल, मतलब सिर्फ 5 से 10%। जिस तरह इंटरफेस को 3 फेजेस में सब डिवाइड किया गया है, G1, S और G2, उसी तरह माइटोटिक फेज को भी 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। पहली होती है कैरियोकाइनेसिस या फिर न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और एक सेल में न्यूक्लियस की 2 कॉपीज बन जाती है। उसके बाद है साइटोकाइनेसिस या फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। यहाँ पर अब इस सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। एक सेल के 2 सेल्स बन जाते हैं, दोनों में ये एक एक न्यूक्लियस रहेंगे और ये दोनों भी डॉटर सेल्स पेरेंट सेल की तरह ही होंगे। मतलब कि अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है और उसमें 46 क्रोमोसोम्स है तो दोनों भी डॉटर सेल्स डिप्लॉयड ही होंगे और दोनों में भी 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। अब इस पूरी प्रोसेस को हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। कैरियोकाइनेसिस को आगे और 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द पोजीशन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। याद रखने के लिए आप कोड वर्ड PMAT ध्यान में रख सकते हो। P मतलब प्रोफेज, M मेटाफेज, A फॉर एनाफेज और T फॉर टेलोफेज। और अगर पूरी माइटोटिक सेल साइकिल के इवेंट्स आपको सिक्वेंशियली याद रखना है तो आप इस कोड को याद रखिए, IPMAT साइटोकाइनेसिस। एक्चुअली ये सेल डिवीजन की प्रोसेस एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है और आप क्लियर कट ऐसा बता नहीं सकते हो कि हाँ अब प्रोफेज खत्म हो गई है और अब मेटाफेज शुरू हो गई है। ये सब बस समझने के लिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज प्रोफेज। ग्रीक वर्ड प्रो का मतलब है फर्स्ट और फैसिस का मतलब है स्टेज। तो सेल G2 के बाद इस प्रोफेज में एंटर करता है। इस माइटोटिक फेज में सबसे लंबी या फिर लॉन्गेस्ट फेज है प्रोफेज। इस प्रोफेज की भी 3 सब फेजेस है, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में 2 चीजें होती है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स और दूसरी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। याद रखिए कि अगर ये एनिमल सेल है तो ही यहाँ पे एस्टर बनते दिखाई देंगे। प्लांट सेल्स में एस्टर नहीं बनते हैं क्योंकि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। अब एनिमल सेल में ये एस्टर बनते कैसे हैं? हमने देखा था कि एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट करते हैं, राइट। अब यहाँ ये जो पेयर है सेंट्रियोल की, उनके अराउंड प्रोटीनेशियस माइक्रोट्यूब्यूल्स डेवलप होते हैं और अब ये दोनों सेंट्रियोल पेयर या फिर डिप्लोसोम्स एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल और इस दौरान हर सेंट्रियोल पेयर से फाइन माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन सब तरफ रेडिएट करते हैं। ये धागे धागे जैसे जो दिख रहे हैं इन्हें एस्ट्रल रेस कहते हैं और यही एस्ट्रल रेस इस स्ट्रक्चर को तारे जैसा या फिर स्टार के जैसा आकार देते हैं। तो याद रखिए, सेंट्रियोल्स और एस्ट्रल रेस मिलाकर ये जो स्ट्रक्चर बना है उसे एस्टर्स कहते हैं। और एनिमल सेल्स में प्रोफेज में ऐसे 2 एस्टर्स बनते हैं। प्लांट सेल्स में एस्टर्स नहीं बनते क्योंकि सेंट्रियोल्स ही नहीं है ना वहां पे। तो सेंट्रियोल पेयर्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव होना शुरू हो गई है, एस्टर्स बन गए हैं। और दूसरा चेंज जो दिखाई देता है अर्ली प्रोफेज में वो ये है कि क्रोमैटिन या फिर क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, क्रोमैटिन का डिहाइड्रेशन और स्पाइरलाइजेशन होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर क्रोमैटिन अब धागों की तरह दिखना शुरू हो जाता है। अभी कंडेंसेशन की शुरुआत ही हुई है तो इसकी वजह से ये क्रोमोसोम काफ़ी पतले धागे की तरह दिखते हैं। पर जैसे जैसे कंडेंसेशन की प्रोसेस आगे बढ़ेगी
ये क्रोमोसोम थिकर और शॉर्टर होते जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपने कभी कोई चादर या फिर बेडशीट को धोकर पानी निचोड़ा होगा, पानी निचोड़ना मतलब डिहाइड्रेट करना, राइट? तो पहले आप उसको एक फोल्ड मारोगे और ऐसे घुमाओगे, मतलब स्पाइरलाइज करोगे, फिर और फोल्ड करोगे और ताकत लगा के घुमाओगे, और पॉसिबल है तो और फोल्ड करके घुमाओगे। तो जैसे जैसे पानी निकालने के लिए आप कपड़े को पिलोगे तो उसकी साइज तो शॉर्ट होगी ही और वो थिक भी दिखने लगेगा। तो कुछ ऐसा ही क्रोमोसोमल मटेरियल के साथ होता है। तो फिलहाल अर्ली प्रोफेज में द क्रोमोसोम्स अपीयर एज सिंगल स्ट्रैंडेड मोनैड क्रोमोसोम्स, क्योंकि कंडेंसेशन की प्रोसेस जस्ट शुरू ही हुई है इसलिए। अब अर्ली प्रोफेज के बाद है मिड प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में शुरू हो चुकी क्रोमोसोमल कंडेंसेशन की प्रोसेस यहां पर भी चलती रहती है। क्रोमोसोम शॉर्टर और थिकर होते जाते हैं। दोनों एस्टर्स और दूर जाते रहते हैं पोल्स की तरफ, जिसकी वजह से माइक्रोट्यूब्यूल्स का एलोंगेशन होना शुरू होता है। मिड प्रोफेज में सबसे महत्वपूर्ण घटना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का डिसअपियर होने की शुरुआत। अब लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम और ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं। क्रोमोसोम की लेंथ करीब 1/25 हो जाती है एंड नाउ यू कैन सी द क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड्स मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिविंग अ क्लियर सेंट्रल एरिया। जो दो एस्टर्स है वो और ज्यादा दूर होते रहते हैं और उन दोनों के बीच में बाइपोलर स्पिंडल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर है ये भी एस्ट्रल रे की तरह ही माइक्रोट्यूब्यूल्स के बंडल ही है। तो आप कह सकते हो कि प्रोफेज में स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो चुका है, पर याद रखिए ये स्पिंडल्स मेटाफेज में ही पूरी तरह से फंक्शनल होते हैं। अब आखिर में जब लेट प्रोफेज खत्म होती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं। और तो और सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज ये भी अभी नहीं दिखाई देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि प्रोफेज में क्या क्या हुआ है। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है। अगर ये एनिमल सेल है तो एस्टर्स बनते हैं, सेंट्रियोल्स दूर होते हैं, मतलब दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। माइटोटिक स्पिंडल्स बनने की शुरुआत हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज ये सब डिसअपियर हो जाते हैं। अब प्रोफेज के बाद सेल मेटाफेज में एंटर करता है। कुछ बुक्स ने प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में एक और फेज बताई है, दैट इज प्रोमेटाफेज। उसमें कहा गया है कि यह एक शॉर्ट ड्यूरेशन की फेज है जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं एंड द क्रोमोसोम्स लाई इर्रेगुलरली ऑन द स्पिंडल। अब हम जानेंगे कि मेटाफेज में क्या होता है। ग्रीक वर्ड मेटा का मतलब है आफ्टर और फेजिस का मतलब है स्टेट। मेटाफेज में क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं। यहां वो बहुत थिक दिखते हैं और इसीलिए अगर कभी आपको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी हो तो आपको मेटाफेजिक स्टेट में ही का जो सेल है उसको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि यहां क्रोमोसोम क्लियरली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। इस पॉइंट पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मेटाफेज में ही जो दो सेंट्रियोल पेयर्स ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच गए हैं और उनमें से जो माइटोटिक स्पिंडल्स निकलते हुए प्रतीत होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं। तो याद रखिए कि इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन बिगैन ड्यूरिंग द लेट प्रोफेज व्हाइल द स्पिंडल्स बिकेम फंक्शनल ड्यूरिंग द मेटाफेज। ये एस्टर्स और स्पिंडल्स इन दोनों को मिलकर कहा जाता है माइटोटिक स्पिंडल्स। तो याद रखिए कि एनिमल सेल्स में यहां स्पिंडल्स के दोनों पोल्स पर एस्टर्स है, इसीलिए इसे एम्फी एस्ट्रल स्पिंडल कहते हैं। और क्योंकि यहां सेंट्रियोल्स का इन्वॉल्वमेंट है तो इसे सेंट्रिक माइटोसिस भी कहते हैं। पर अगर यहां प्लांट सेल होता तो क्या होता? प्लांट सेल्स में तो सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, राइट? तो प्लांट सेल्स में ये एस्टर्स नहीं बनते थे, पर हाँ प्लांट सेल में स्पिंडल जरूर बनते हैं और ऐसे स्पिंडल को कहा जाता है एन एस्ट्रल स्पिंडल्स। और यहाँ स्पिंडल्स बनने में सेंट्रियोल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
इसीलिए यह है असेंट्रिक माइटोसिस। ऐसा कहा जाता है कि प्लांट सेल्स में स्पिंडल्स एनिमल सेल की तरह ही सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन पाथवे से बनते हैं बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। RAN regulated spindle self organization is the mechanism common to both plants and animals। तो इस स्टेज में प्लांट में सेंट्रियोल्स और एस्टर्स नहीं रहेंगे, पर हाँ स्पिंडल्स रहेंगे। स्पिंडल फाइबर में करीब 97% तक ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन, द प्रोटीन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। आपको याद हो तो G2 फेज में हमने देखा था कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब मेटाफेजिक क्रोमोसोम जो बहुत बहुत थिक है, जहां सिस्टर क्रोमैटिड्स साथ में दिख रहे हैं, यहां अमाउंट ऑफ डीएनए अभी भी डबल है, मतलब 4C है, पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही हैं, 2N। तो इन क्रोमोसोम को प्रॉपरली अलाइन किया जाता है, मतलब क्रोमोसोम को इक्वेटर पर लाया जाता है, एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द क्रोमोसोम टू द इक्वेटर इज नोन एज कॉन्ग्रेशन। इस दौरान दोनों पोल्स की तरफ से आते दिखाई दे रहे स्पिंडल फाइबर्स हर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर को अटैच होते हैं और फिर हर क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल प्लेट पर या मेटाफेजिक प्लेट पर इस तरह से अलाइन किया जाता है कि हर क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर इक्वेटर पर होती है, ऑल्दो द क्रोमोसोमल आर्म में एक्सटेंड इन एनी डायरेक्शन। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि माइटोटिक स्पिंडल में 4 मेन टाइप के फाइबर्स है। एक्चुअली प्लांट्स में 3 ही फाइबर्स मिलते हैं। पहला है एस्ट्रल फाइबर या फिर डिसकंटिन्यूअस फाइबर। दे रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रियोलर पेयर टुवर्ड्स द पेरिफेरी। दे डू नॉट रीच द ऑपोजिट पोल्स। और ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं है। दूसरे है पोलर फाइबर्स या फिर जिन्हें कंटिन्यूअस फाइबर्स भी कहते हैं। पोलर फाइबर्स एक्सटेंड फ्रॉम द 2 पोल्स ऑफ द स्पिंडल टुवर्ड्स द इक्वेटर, मतलब ये एक पोल से दूसरे पोल को जुड़ते हैं। तीसरा है काइनेटोकोर फाइबर या फिर क्रोमोसोमल फाइबर्स। इनका एक हिस्सा क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच्ड है और दूसरा हिस्सा पोल की तरफ एक्सटेंडेड होता है। तो इसका मतलब यह है कि हर क्रोमोसोम को दोनों भी पोल की तरफ से एक एक काइनेटोकोर फाइबर अटैच्ड है। और चौथा है इंटरक्रोमोसोमल फाइबर या फिर इंटरजोनल फाइबर। दे अपीयर बिटवीन द सेंट्रोमियर ऑफ द डॉटर क्रोमैटिड्स, मतलब ये हमें एनाफेज में दिखने वाले हैं। इसके बारे में अभी आप मत सोचिए। तो देखिए काइनेटोकोर फाइबर्स हर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर को अटैच हो गए हैं और इस दौरान खींचातनी होती है सो एज टू अरेंज द क्रोमोसोम ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। स्मॉल क्रोमोसोम लाई नियर द सेंटर ऑफ द इक्वेटर while the large chromosomes are peripheral in position। और यहाँ याद रखिए कि मेटाफेजिक प्लेट इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द स्पिंडल। अब यहाँ देखिए ये जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली बिहेव करते हैं। काइनेटोकोर स्पिंडल या फिर माइक्रोट्यूब्यूल, इसका वो हिस्सा जो काइनेटोकोर को अटैच्ड है उसे प्लस एंड कहते हैं, और इस माइक्रोट्यूब्यूल का वो हिस्सा जो पोल्स की तरफ है उसे माइनस एंड कहते हैं। तो मेटाफेज में इन काइनेटोकोर स्पिंडल के प्लस एंड पर सब यूनिट्स ऐड किए जाते हैं और माइनस एंड पर सब यूनिट्स निकाले जाते हैं। तो इससे क्या फर्क गिरेगा? आई मीन अल्टीमेटली तो द नंबर ऑफ सब यूनिट्स रिमेन द सेम। यहां से ऐड किया और यहां से सब्ट्रैक्ट किया, तो इस दौरान फर्क यह पड़ता है कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट पर ठीक तरह से अलाइन हो जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स स्टेशनरी रहती है पर अंडर टेंशन। तो मेटाफेजिक फेज तब तक रहेगी जब तक सारे के सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर ठीक तरह से अलाइन नहीं हो जाते। तो इसके लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, और ऐसा लगता है कि सेल साइकिल को पॉज कर दिया गया है। तो मेटाफेज इज ऑल्सो अ लॉन्गर फेज बट नेक्स्ट टू प्रोफेज। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से रिकॉल कर लीजिए कि मेटाफेज में हमने क्या क्या देखा।
मेटाफेज में क्रोमोसोम की साइज सबसे ज़्यादा थिक होती है, स्पिंडल एपरेटस फंक्शनल हो जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर क्रोमोसोम को अलाइन किया जाता है या फिर ओरिएंट किया जाता है, तभी तो मेटाफेज को स्टेज ऑफ ओरिएंटेशन भी कहते हैं। तो अभी एम फेज खत्म होने तक भी क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ है, मतलब यहाँ भी सेल में 2 सेट ही है क्रोमोसोम के, पर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल है, मतलब 4C। अब सेल जब मेटाफेज से एनाफेज में जाता है तो यहाँ फिर से एक चेक पॉइंट लगता है। अगर आपने मेरा इंटरफेस का वीडियो देखा होगा तो वहाँ हमने ऑलरेडी 2 चेक पॉइंट्स देखे थे, G1S चेक पॉइंट और G2M चेक पॉइंट। अब इस तीसरे चेक पॉइंट पर चेक किया जाता है कि स्पिंडल फाइबर्स इन काइनेटोकोर को प्रॉपरली अटैच हुए हैं या नहीं। अगर सब सही है तो ही सेल को एनाफेज में जाने दिया जाता है। इस चेक पॉइंट को स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स की ही चेकिंग होती है ना यहाँ पे। अब हम जानेंगे कि एनाफेज में क्या होता है। ग्रीक वर्ड एना का मतलब है अप और फेसिस का मतलब है स्टेज। यहाँ काइनेटोकोर स्पिंडल टेंशन रिलीज होने की वजह से ऊपर पोल्स की तरफ खींचे जाते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं और 2 डॉटर मोनैड क्रोमोसोम तैयार हो जाते हैं। नहीं समझा, राइट? देखिए, जैसे हमने मेटाफेज में देखा था कि काइनेटोकोर स्पिंडल के प्लस एंड और माइनस एंड पर क्या क्या होता है, वैसे ही हम अब एनाफेज में देखेंगे। एनाफेज में सब यूनिट्स का सिर्फ सब्ट्रैक्शन होता है, उन्हें निकाला जाता है, ऐड नहीं किया जाता। और ये सब्ट्रैक्शन कहाँ होता है? प्लस एंड पर। कुछ ऑर्गेनिज्म में ये सब्ट्रैक्शन दोनों भी एंड्स पर, प्लस एंड और माइनस एंड दोनों पर होता है। तो इन दोनों भी केस में क्या होता है? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटे होते जाते हैं ड्यू टू पोलराइजेशन। तो अब क्या होगा कि काइनेटोकोर स्पिंडल्स पोल्स की तरफ खींचे जाते हैं। देखिए, हर क्रोमोसोम को दोनों तरफ से काइनेटोकोर पर ये स्पिंडल्स अटैच्ड है और दोनों स्पिंडल्स अपने अपने पोल्स की तरफ खींचे जाते हैं। तो इस वजह से सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाती है और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स भी अलग अलग हो जाते हैं और अल्टीमेटली 2 डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं विच आर मोनैड। अब इस खींचने के प्रोसेस के दौरान देखिए, ये जो फाइबर्स है वो इस काइनेटोकोर को अटैच थे। अब फाइबर खींचा गया मतलब काइनेटोकोर भी खींचा जाएगा। फाइबर पोल की तरफ जा रहा है मतलब काइनेटोकोर भी पोल की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब लीडिंग एज की तरफ होगा और हर क्रोमोसोम की आर्म काइनेटोकोर से पीछे रह जाएगी। तो इस वजह से एनाफेज में क्रोमोसोम अलग अलग शेप्स में दिखाई देते हैं। तो ये है एनाफेज, जो कि माइटोटिक सेल डिवीजन की शॉर्टेस्ट फेज है। यहाँ पर सेंट्रोमियर को स्प्लिट करके सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग कर दिया जाता है, मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है 4n, और चारों भी सेट ऑफ क्रोमोसोम एक ही सेल में है तो C वैल्यू अभी भी 4C ही है। और ये दोनों भी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम खिंचाव की वजह से ऑपोजिट पोल की तरफ मूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग शेप के क्रोमोसोम दिखते हैं और इस प्रोसेस के दौरान ATP यूटिलाइज किए जाते हैं। अब एनाफेज के बाद सेल टेलोफेज में जाएगा। द एंड ऑफ द पोलर माइग्रेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द टेलोफेज। ग्रीक वर्ड टेलो मीन्स एंड एंड फेसिस मीन्स स्टेज। टेलोफेज में कौन कौन से इवेंट होते हैं ये याद रखने के लिए बहुत ही आसान है। प्रोफेज में जो इवेंट्स या फिर चेंजेस हुए थे उसके एग्जैक्टली उलट टेलोफेज में होता है। टेलोफेज में डॉटर क्रोमोसोम डिकंडेंस करते हैं, मतलब वो अनकॉइल करते हैं एंड अंडरगो हाइड्रेशन टू फॉर्म क्रोमैटिन नेटवर्क। Thus they lose their individuality and form the chromatin mass. Actually, this chromatin material tend to collect in a mass in the 2 poles. और यही दोनों मास आगे चल के डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। इस मास के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है। यहाँ न्यूक्लियोलस भी रीअपियर होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रिफॉर्म होते हैं। अगर ये एनिमल सेल होता तो एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाते, और अगर ये प्लांट सेल है तो सिर्फ स्पिंडल फाइबर ही डिसअपियर होंगे।
but they remain intact at the equator to form the phragmoplast. तो टेलोफेज में सब कुछ प्रोफेज के उलट होता है और एक सेल में 2 डॉटर न्यूक्लियाई तैयार हो जाते हैं. Now let's recall the process of karyokinesis in 1 minute. कैरियोकाइनेसिस की पहली फेज है प्रोफेज, जो कि माइटोटिक फेज में सबसे लंबी फेज है. यहाँ क्रोमोसोम कंडेंस किए जाते हैं, एनिमल सेल्स में एस्टर्स बनाए जाते हैं और माइटोटिक स्पिंडल्स बनने की शुरुआत होती है. प्लांट सेल्स में एस्टर्स तो नहीं बनते पर स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज डिसअपियर हो जाते हैं. फिर मेटाफेज में स्पिंडल एपरेटस फंक्शनल हो जाते हैं और यहाँ क्रोमोसोम को मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज किया जाता है या फिर ओरिएंट किया जाता है. एनाफेज में सेंट्रोमियर को स्प्लिट करके डॉटर क्रोमोसोम बनाए जाते हैं और टीलोफेज में प्रोफेज के उलट होता है. यहाँ पे क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होता है, स्पिंडल और एस्टर्स डिसअपियर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स रीअपियर होते हैं और फाइनली एक सेल में 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं. अब न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. अगली वीडियो में हम देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या क्या होता है, प्लांट्स में और एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के क्या डिफरेंसेस है वो हम जानेंगे.